Hi everyone, how are you? Welcome to my channel IK Free Programmer with skill based knowledge। आज हम पाइथन के बारे में बात करने वाले हैं। पाइथन इस समय नंबर 1 पर चल रहा है, तो आपको अगर पाइथन में ज़रा भी दिलचस्पी है और आप सीखना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को पूरी वीडियो को देखिए और पाइथन आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक टू एडवांस हम जाने वाले हैं, तो हमारी 2 पार्ट में वीडियो आएगी और ये हमारी वीडियो में आप लोगों को पाइथन बेसिक की अच्छी नॉलेज हो सकती है। तो चलिए हम बात करते हैं कि पाइथन क्या है, पाइथन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देते हैं। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हो तो। बहुत नॉलेज इसकी बातें मैं बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इसकी स्किप ना करें। ओके, पाइथन भाषा बहुत ही सरल और आसान भाषा है। इसका उपयोग करना सिंपल है, इसलिए इसे कंप्यूटर की भाषाओं में सबसे सिंपल भाषा माना जाता है। पाइथन एक ऐसी भाषा है जिसे पढ़ना और समझना बहुत आसान है। जिन लोगों को पहले से कोई प्रोग्रामिंग नहीं आती, वो भी आसानी से पाइथन लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरप्रेटर लैंग्वेज की। जिस तरह हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, C++ और जावा को रन करने से पहले कंपाइल कराना ज़रूरी होता है, पाइथन उस तरह कंपाइल नहीं किया जा सकता और ना ही कभी किया जाता है। पाइथन कोड रन टाइम पर ही इंटरप्रेटर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। पाइथन एक ही समय में प्रोग्राम के कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इस भाषा को स्क्रिप्ट लैंग्वेज भी कहते हैं। हालांकि इंटरप्रेटेड होने की वजह से पाइथन दूसरे लैंग्वेज से थोड़ी स्लो है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अगर हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की बात करें तो पाइथन ओपन सोर्स होने के कारण कई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जैसे लिनक्स, विंडोज़ और मैक ओएस। पाइथन का कोड आसानी से किसी भी प्लेटफॉर्म पर चला सकते हैं, इसलिए अगर आप पाइथन का कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिखते हैं तो आप उस प्रोग्राम को दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बिना किसी समस्या के रन करा सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होती। एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। अब ये एक्सटेंसिबल लैंग्वेज क्या है? तो पाइथन पूरी तरह से एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, अर्थात इसके सोर्स कोड में अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड डाले जा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि किसी प्रोग्राम का एक भाग तेज़ी से एग्जीक्यूट हो तो आप उस भाग को दूसरे भाषा C में लिख सकते हैं। पाइथन को दूसरे भाषा C और C++ के साथ आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की। पाइथन में बहुत बड़ा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मौजूद है। यह लाइब्रेरी बहुत तरह के कार्यों के लिए उपलब्ध है। यह हमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए मॉड्यूल और पैकेजेस का समृद्ध सेट प्रदान करता है, जिसके कारण हमें हर टास्क के लिए अलग अलग कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए मॉड्यूल है, वेब फ्रेमवर्क बनाने के लिए मॉड्यूल है, डेटाबेस को डेटा प्रदान करने के लिए मॉड्यूल है। इसी तरह बहुत से टास्क परफॉर्म करने के लिए लाइब्रेरी में मॉड्यूल उपलब्ध है। तो इतनी सारी मैंने आप लोगों को बताई कि पाइथन में क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें आपके सामने। तो अब हम बात करेंगे कि पाइथन नंबर 1 पे चल रहा है और पाइथन आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। पाइथन में बहुत सारे फील्ड में आप जा सकते हो, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशन, स्क्रैपिंग, हैकिंग, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। आप किधर भी जा सकते हो। पाइथन आपने कर लिया तो डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, रोबोटिंग, बहुत सारी जगह आप जा सकते हो। तो आपको भी पाइथन सीखना चाहिए और मैंने इंस्टॉलेशन से अभी आगे आप लोगों को इंस्टॉलेशन से लेकर बेसिक का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है। सेकंड वीडियो आएगी, उस वीडियो में आप लोगों को एडवांस भी मिलेगा, साथ ही साथ में कुछ एडवांस के पार्ट इसमें भी आपको मिलने वाले हैं।
तो आप मेरी इस वीडियो को स्किप ना करें, सारी वीडियो बिल्कुल क्लियरली अगर आप देखते हो तो पाइथन के आपको बहुत अच्छी पाइथन आ सकती है। मेरी इस वीडियो से आपको प्रैक्टिस करने की बस ज़रूरत रहेगी। आप इस वीडियो को देखकर पाइथन सीख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपको इंस्टॉलेशन सिस्टम और साथ ही साथ सारे पाथ सेट करना, बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन का सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं। तो गूगल पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे पाइथन डाउनलोड, पाइथन डाउनलोड, एंटर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने python.org ऑफिशियल साइट आएगी, उस पर क्लिक कीजिए और इस साइट से आप पाइथन डाउनलोड पाइथन 3.8.2 वर्जन, जो कि नया वर्जन है, आप इसे डाउनलोड कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये डाउनलोड होने लगेगा। डाउनलोड हो गया तो जिस तरह सारे सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं उसी तरह इसे भी इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, हम इसका पाथ सेट करते हैं। तो सबसे पहले ढूंढते हैं कि कहाँ पर है। तो किसी भी सर्चिंग की जगह पे आप सर्च कीजिए, सर्च करते हैं पाइथन सर्च करते ही आपके सामने आ जाएगा पाइथन 3.8 जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल किया है। 3.8 किया है तो 3.8 जाएगा। मेरे पास 3.7 पहले से वर्जन इंस्टॉल है, काफ़ी पहले से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करते ही आपके सामने ओपन फाइल लोकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। इस पर जाइए और राइट क्लिक का कीजिए, पाइथन फाइल लोकेशन पर क्लिक कीजिए। तो आपके सामने पाइथन का फाइल लोकेशन ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप पाथ को कॉपी कर लीजिए Ctrl+C से। कॉपी करने के बाद आप दिस पीसी पर क्लिक करिए, राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज़ पे जाइए। प्रॉपर्टीज जाने के बाद एडवांस सेटिंग सिस्टम पर जाइए। यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल है, इस पर क्लिक कीजिए। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आप न्यू पर क्लिक कीजिए और लिखिए यहाँ पर पाथ नाम दे दिया मैंने, और यहाँ पर उसका लोकेशन जो मैंने कॉपी किया था वहाँ यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। मेरा पहले से ही सेट है तो मैं इसे ओके नहीं करने वाला, आपको सेट करना है। आप इस पर ओके क्लिक कीजिएगा, फिर उसके बाद मैं अभी कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर आपको ओके करना है, फिर ओके करना है और आपका पाथ सेट हो जाएगा। अब हम कैसे पता लगाएं कि हमारा जो पाइथन है प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ, हमारा पाथ सेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पर और यहाँ पर आप लिखिए पाइथन। जैसे पाइथन लिख कर क्लिक एंटर दबाइएगा तो आपके सामने आ जाएगा 3.8.2 वर्जन और सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर मेरा 3.7.2 आ रहा है, इसलिए क्योंकि मैं 3.7.2 यूज़ कर रहा हूँ वर्जन। आपका 3.8.2 वर्जन यहाँ पर आएगा। ओके, तो यहाँ पर डन, यानी कि प्रॉपरली हमारा इंस्टॉल हो चुका है पाइथन। अब हम चलते हैं पाइथन की आईडीई पर। पाइथन की IDLE पर अब हम पाइथन की IDLE पर जाएंगे। अब ये पाइथन IDLE क्या है? तो पाइथन की IDLE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पाइथन की विंडो सेल विंडो ओपन होगी। ये देखिए सेल विंडो लिखा हुआ है, सेल विंडो ओपन होगी। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि कोई भी चीज़ प्रिंट कराना होता है जावा में तो वहाँ पर 4 लाइन की कोडिंग की गई, 4 से 5 लाइन की कोडिंग की जाती है। बट पाइथन में मैंने बोला था कि सिर्फ 1 लाइन में ही मैं प्रिंट करा सकता हूँ कोई भी चीज़। तो आइए कर दिखाते हैं। प्रिंट डबल कोट्स और यहाँ मैं अपना ही नाम लिखता हूँ इकराम। जैसे ही आप ये लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने प्रिंट हो गया इकराम। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम
बन गया और मैंने अपने नाम को प्रिंट कर लिया। यहाँ पर आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। अब मैं इसकी कुछ और खासियत चीज़ें बताना चाहूँगा, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं 2 वर्ज़न की भी कुछ चीज़ें बताऊँगा। तो पाइथन 3 में तो आपने प्रिंट कराना सीख लिया, बट अगर पाइथन 2 में प्रिंट कराना होता है तो हम क्या करते हैं, प्रिंट लिखते हैं और डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखते हैं। तो मैंने अपना नाम लिखा है इकराम। जैसे ही आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो अगर 2 वर्जन होगा तो आपके सामने इकराम लिख कर आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पर प्रिंट हुआ है इकराम उस तरह आ जाएगा। लेकिन ये 3 वर्जन है तो इसमें इरर शो करेगा। देखिए आ गया सिंटेक्स इरर, इनवैलिड सिंटेक्स। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2 वर्जन के कोड 3 वर्जन में नहीं चलते, नहीं कर सकते, वर्क नहीं करेंगे, और 3 वर्जन वाले 2 में नहीं करेंगे। तो वो यही है। अब अगर कुछ इस तरह लिखें हम तो वो आंसर भी बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए। प्रिंट स्पेस डबल कोट्स के अंदर मैं अगर इकराम लिखता हूँ और इंटर प्रेस करूंगा तो देखिए लिख के आ रहा सिंटेक्स एरर, मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, डिड यू मीन प्रिंट इकराम। इकराम ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, यानी कि वर्जन 3.72 या 3.7.8 में या फिर 3.8.2 में आपको ब्रैकेट्स लगाना होगा। तो हम प्रिंट डबल कोट्स। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा कि डबल कोट्स के अंदर ही, अगर विदाउट डबल कोट्स के अंदर अगर लिखते हैं तो क्या होगा, तो भी आपको एरर शो करेगा। देखिए नेम इकराम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमने डिफाइन, नेम इकराम इज नॉट डिफाइंड, उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या डिफाइन करना है। एक्चुअली मैंने कुछ दिया ही नहीं है। तो आपको अगर प्रिंट कराना है तो डबल कोट्स के अंदर ही कंटेंट लिखना होगा, नहीं तो एरर शो करेगा। अदरवाइज स्पेस करके देख लेते हैं। हम हर चीज़ आपको बताते क्लियरली चलते हैं कि आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में छोटी छोटी बातें ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। प्रिंट स्पेस देकर अगर हम ब्रैकेट करें, जैसे कि मैंने वहाँ पर स्पेस की कुछ बातें बताई थी कि इसमें इंटरप्रेटर लैंग्वेज में स्पेस का भी प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अदरवाइज अगर आप पहले स्पेस दे देते हैं और प्रिंट डबल कोट्स के अंदर मैं अपना इकराम और फिर आप इंटर क्लिक करेंगे तो देखिए सिंटेक्स एरर आ गया। तो पहले स्पेस आप नहीं दे सकते। जावा में ऐसा नहीं है, जावा में आप स्पेस कहीं भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, केस सेंसिटिव। इसीलिए मैंने बताया था यहाँ पर बड़े छोटे स्मॉल कैपिटल का भी बारे में बताया था, और यहाँ पर स्पेस के बारे में बताया था जैसे कि। तो ये आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा कि ये जो सेल विंडो है ये एक तरह का कैलकुलेटर का भी काम करता है। जैसे कि यहाँ पर 2 + 5 लिखें तो 7 आ गया। अगर हम 5 - 3 लिखते हैं तो 5 अंडरस्कोर कर दिया था मैंने 3, अब आ गया 2। अगर मैं 5 × 4 करता हूँ तो 20 आ गया। अगर मैं 100 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो आपके सामने 50। तो ये कैलकुलेटर का भी बताऊंगा। हाउ टू सेट अप पाइथन पिप इन विंडोज एंड इंस्टॉल पाइथन लाइब्रेरी, कि पाइथन में जो पिप करके चीज़ होती है उसका सेटअप अपने कंप्यूटर में कैसे करना है, और ये करना मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं हम अपने दिस पीसी एंड सी ड्राइव में। सी ड्राइव में हम जाएंगे
और अपने पाइथन को ढूंढेंगे कि ये इंस्टॉल कहाँ पर हुआ है। यूज़र्स में जाएंगे, यूज़र्स में यूज़र में ऐप डेटा नाम का एक फ़ाइल है जो कि मैंने अनहाइड किया हुआ है। हाइड होता है पहले से, सभी अपने 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 कंप्यूटर में, पीसी में आप अनहाइड कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने हाइड था, हाइड होने के बाद ये दिखाई नहीं दे रहा है, बट मैंने इसे अनहाइड किया है। आप भी अनहाइड कर लीजिएगा। अनहाइड करते ही आपके सामने आ जाएगा ऐप डेटा। ऐप डेटा पे क्लिक करेंगे, लोकल में जाएंगे, लोकल फाइल में, उसके बाद आपको प्रोग्राम्स नाम की फ़ाइल है उसमें जाएंगे, फिर पाइथन नाम की फ़ाइल यहाँ पर सामने दिख रही है, इसके अंदर जाएंगे। यहाँ लिखा है पाइथन 32 बिट का है हमारा। आप 64 बिट का या 32 बिट का, आप जो वर्जन चाहते हो वो इंस्टॉल किए होंगे। आप 3.8 वर्जन किए होंगे तो यहाँ पर 3.8 आएगा, मेरा 3.7 है। ओके, तो मैं इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ पर स्क्रिप्ट्स नाम की फाइल है, तो मैं स्क्रिप्ट नाम की फाइल के अंदर जाऊँगा। जाने के बाद मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा ये पाथ को, Ctrl+C से कॉपी कर लिया। अब मैं दिस पीसी पे राइट क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आप ढूंढिए यहाँ पर स्क्रॉल करके पाथ कहाँ लिखा है, ये पाथ यहाँ लिखा है, इसको सिलेक्ट कीजिए और एडिट कीजिए। एडिट करने के बाद बिन यहाँ पर जो भी कुछ लिखा आएगा उसके लास्ट में अगर सेमीकोलन नहीं है तो आप सेमीकोलन लगा दीजिए। उसके बाद आप अपना क्या कीजिएगा, जो कॉपी किया है हमने पाथ, उसको Ctrl+V से यहाँ पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद फिर से एक बार सेमीकोलन लगा दीजिए और ओके कर दीजिए, और फिर से ओके कर दीजिए, और आपका पिप जो है सेटअप हो गया। अब कैसे पता करेंगे कि वो सेटअप हुआ है नहीं हुआ है, तो हम चलेंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में और वहाँ से पता करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में जैसे ही आ गए, हम तो आ गए कमांड प्रॉम्प्ट में। आने के बाद यहाँ लिखेंगे PIP पिप और इंटर जैसे ही क्लिक किया तो सामने आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस अगर आ जाता है तो आप समझ जाइए कि हमारा पिप जो है पाइथन में सेटअप हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं हम पिप होता क्या है। पिप एक्चुअली पाइथन का पैकेज मैनेजर होता है। पिप जो है हमारा वो पैकेज मैनेजर होता है पाइथन का। अब पैकेज मैनेजर क्या होता है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मम्मी अपने बेटे को बोलती है कि जाओ सब्जी से सब्जी लेते आना, मेडिसिन की दुकान से मेडिसिन लेकर आओ और राशन की दुकान से राशन लेते आओ। तो लड़का क्या करता है, मेडिसिन की दुकान पर जाकर मेडिसिन लेता है, सब्जी मार्केट से सब्जी लेकर और राशन की दुकान से राशन लेकर आकर और एक जगह रख देता है। तो यही काम हमारा पिप करता है। पिप को आप ऑर्डर दोगे कि ये इंस्टॉल कर दो, तो वो इंटरनेट से लेकर आपको इंस्टॉल करेगा, डाउनलोड करेगा और सारी लाइब्रेरी को वो कलेक्ट करता है। इसीलिए इसको पिप, इस पाइथन में पिप का यही यूज़ है, इसीलिए इसे पैकेज मैनेजर बोला जाता है और सारे लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए। बस इतना ही समझिए। जैसे कि इसमें 2 टाइप्स के मॉड्यूल्स होते हैं, एक बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, एक एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं। अब पिप के अंदर कुछ लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स पहले से ही होते हैं जिसे बिल्ट इन कहा जाता है, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। अब एक्सटर्नल जैसे कि फ्लास्क, जेंगो, नमपाई, पाईगेम, नमपाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग मतलब बहुत सारा है। मैं किसका नाम लूँ, तो आप जाकर पाइथन की लाइब्रेरी में आप मॉड्यूल्स को जाकर देख सकते हैं कितने टाइप्स के एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो उन सब का यूज़ किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर कुछ का दिखाऊंगा इंस्टॉल करके भी, और कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो पहले इंपोर्ट करा के देखेंगे, अगर जो मॉड्यूल्स इंपोर्ट नहीं होगी उसे इंस्टॉल करके बताएंगे कि ये इंस्टॉल कैसे होता है। तो हम चलते हैं पाइथन में।
हम पाइथन में आ गए। पाइथन में आने के बाद इंपोर्ट लिखेंगे, IMPORT, इंपोर्ट लिखेंगे फ्लास्क, FLASK, फ्लास्क लिखने के बाद इंटर क्लिक करेंगे। कोई एरर नहीं आया, यानी कि ये फ्लास्क पहले से इंस्टॉल है। जेंगो देखते हैं, DJANGO, जेंगो, और इंटर क्लिक करेंगे तो ये भी पहले से इंस्टॉल है। तो कुछ मॉड्यूल्स जो कि मुझे ज़रूरत पड़ी थी वेबसाइट बनाने में, तो फ्लास्क और जेंगो को मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। अगर हम पाई गेम की बात करें, मैंने अभी गेम नहीं बनाया है, गेम का कोई भी चीज़ नहीं यूज़ किया है, तो हम पाई गेम को इंपोर्ट करके देखते हैं क्या इंपोर्ट होता है। पाई गेम, तो ये बोल रहा है फाइल को ढूंढ नहीं पा रहा कि पाई गेम है कहाँ, तो इसे नहीं पता है, यानी कि इसे इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। पिप को इसे लाना होगा, इंस्टॉल करना, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना होगा। ये मॉड्यूल पाई गेम हैज़ नो एट्रीब्यूट के बता रहा है। यहाँ देखिए, मॉडल पाई गेम हैज़ नो एट्रीब्यूट, यानी कि ये फाइल को ढूंढ नहीं पा रहा है, है कहाँ है, तो इसके साथ पहले से तो नहीं आया हुआ है। तो ये जो मॉड्यूल है ये एक्सटर्नल मॉड्यूल है, यानी कि ये इंटरनेट से इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए कैसे करेंगे, तो आइए चलते हैं, हम इस पाइथन से बाहर निकलते हैं। पाइथन से बाहर निकलने के लिए हम एग्जिट EXIT और क्लोज ब्रैकेट करेंगे, ओपन क्लोज ब्रैकेट, और उसके बाद इंटर क्लिक। तो हम पाइथन से बाहर आ गए और अब इंस्टॉल करेंगे पाईगेम। तो पाईगेम को कैसे एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया जाता है वो देख लीजिए। पिप इंस्टॉल यहाँ लिखेंगे और पाईगेम लिखेंगे। पाईगेम लिखते ही इंटर क्लिक करेंगे और ये हमारा जो है इंस्टॉल होने लगेगा। तो ये इसमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम इंटरनेट ऑन कर देते हैं, क्योंकि इंटरनेट मेरा ऑन नहीं था। देखिए इंस्टॉल होने लगा इंटरनेट जैसे ही ऑन किया। तो चलिए अब इसको इंस्टॉल होने देते हैं, कुछ और भी बातें आपको बताते हैं। तो जल्दी ये इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए इंस्टॉल हो ही जाने दीजिए। यहाँ तक ये इंस्टॉल हो गया है, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। सक्सेसफुली, देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है सक्सेसफुली इंस्टॉल पाईगेम 1.9.6 वर्जन है और ये इंस्टॉल हो गया। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जैसे मुझे पांडास पहले से मेरे पास इंस्टॉल है, ये पांडास की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अगर अनइंस्टॉल करना है हो तो आप लिख सकते हैं पिप अनइंस्टॉल पांडास। पांडास लिखने के बाद इंटर क्लिक करिए, पिप अनइंस्टॉल पांडास, और ये अनइंस्टॉल होने लगेगा। तो हो रहा है अनइंस्टॉल, पांडास अनइंस्टॉल हो रहा है। तो इस तरह आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको दिखाया यहाँ पर इंपोर्ट कराया जा सकता है। इंपोर्ट कराने के बाद बहुत सारी चीज़ें फंक्शन हम कोड कर सकते हैं और उसे पाइथन में यूज़ कर सकते हैं सारी लाइब्रेरीज़ को। और इंटरनल लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्सटर्नल को इंस्टॉल करने का तरीका आपके सामने है। पिप इंस्टॉल और कोई भी मॉड्यूल्स का नाम लिखना है, बस आपका इंस्टॉल हो जाएगा। कि वेरिएबल क्या है और वेरिएबल का पाइथन में क्यों यूज़ करते हैं। तो पाइथन में वेरिएबल का प्रयोग किसी प्रोग्राम में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मैं फिर से बता दूं आपको कि पाइथन में वेरिएबल का प्रयोग किसी प्रोग्राम में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हम इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि हम अपने किचन में बहुत सारे कंटेनर रखते हैं, जिसमें दाल चावल चीनी जो बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग कंटेनर रखते हैं। इसी तरह हमारा वेरिएबल भी काम करता है बहुत सारे डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं। अगर मान लिया मैंने एक वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पर 5,
तो ये हमारा एक कंटेनर है जिसमें मैंने 5 डेटा रखा, ये हो गया। उसी तरह मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि पाइथन में वेरिएबल का नाम किसी लेटर या अंडरस्कोर से ही शुरू होना चाहिए। पाइथन में वेरिएबल का नाम किसी लेटर या अंडरस्कोर से ही शुरू होना चाहिए। जैसे कि हम मान लेते हैं कि मैंने कोई वेरिएबल लिया, मैंने नाम लिया, मैंने अपना नाम लिखा, ये एक वेरिएबल है और यहाँ पर मैं कुछ भी दे सकता हूँ। मैंने हेलो प्रिंट करा दिया, हेलो लिखा। ये हेलो जो है वो मेरे वेरिएबल में एक डेटा बनकर स्टोर हो जाएगा। ओके, स्टोर हो गया। अब मैंने बताया कि एक लेटर से शुरू होना चाहिए और दूसरी चीज़ ये मैंने बताया कि अंडरस्कोर से। तो मान लीजिए हम कुछ एक अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी कोडिंग कर रहे हैं तो एक वेरिएबल बार बार आ रहा है। तो मान लीजिए टेक्स्ट की बात की है मैंने और टेक्स्ट के साथ हम कुछ लिखना चाहते हैं कि इस टेक्स्ट ये एंट्री बॉक्स के लिए है, तो इसमें अंडरस्कोर एंट्री लिख सकते हैं, एंट्री लिख सकते हैं, एंट्री का ई कैपिटल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये अंडरस्कोर से स्टार्ट किया जाता है, आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम इसमें हेलो को हम स्टोर कर देते हैं। हेलो किसी वर्ड को, मान लो इसमें हेलो ना करके मैं 15.00 तो कुछ इस तरह का भी स्टोर कर सकते हैं डेटा। तो स्टोर हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई अगर वेरिएबल ले रहे हैं तो हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे 2 इक्वल हम डेटा को स्टोर करें, यहाँ पर हेलो को स्टोर करते हैं तो क्या होता है, देखिए आ गया सिंटैक्स एरर शो कर गया, क्योंकि यहाँ पर हम नंबर को वेरिएबल नहीं बना सकते, नंबर को वेरिएबल नहीं बना सकते। और इसमें मैं फिर से आपको रिपीट कर सकता हूँ कि वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। हाँ, आप इस तरह कर सकते हैं। मैंने मान लिया कार, CAR कार और 1 2 3 इस तरह आप वेरिएबल का नाम ले सकते हैं और इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। देखिए स्टोर हो गया। चलिए फिर हम और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। और एक प्रोग्राम में हम एक नाम के 2 अलग अलग वेरिएबल नहीं बना सकते और एक प्रोग्राम में हम एक नाम के 2 वेरिएबल अलग अलग नहीं बना सकते। जैसे कि मैंने पहले से इकराम नाम का एक वेरिएबल बनाया है और मैं चाहता हूँ फिर से इकराम नाम का एक वेरिएबल बनाऊं और उसमें फिर से हेलो या फिर कुछ और हेलो की जगह हाय स्टोर करूं, या फिर कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर ही लिखता हूं, कंप्यूटर स्टोर करूं। तो ये स्टोर हो गया, बट जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये शो नहीं करेगा, ये दिखाई नहीं देगा। जैसे कि हम यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखाना चाहेंगे। इकराम को प्रिंट करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर कंप्यूटर नाम का डेटा स्टोर किया और यहाँ पर इकराम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हेलो डेटा स्टोर किया है। अब मैं चाहता हूँ प्रिंट कराना, तो यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर ही ले रहा है और हेलो नहीं ले रहा है। तो ये हमेशा आप ध्यान रखें कि एक ही नाम के 2 वेरिएबल नहीं होने चाहिए और नहीं हो सकते, नहीं बनाए जा सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि एक प्रोग्राम में हम एक नाम के 2 अलग अलग वेरिएबल नहीं बना सकते। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने नोटबुक में लिखते जाइए। और मैं चाहूँगा इसे याद इसलिए रखिए क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है। इसलिए मैं डीपली हर चीज़ को समझा रहा हूँ और आप अच्छे से समझें। अब मैं बात करूँगा
कि पाइथन वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव होता है। इसी से रिलेटेड है कि पाइथन, मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बताया है कि पाइथन जो हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इकराम, इकराम और इकराम, मैं फिर से एक वेरिएबल बनाऊँ, या फिर मैं मान के चलता हूँ कैट, कैट मैंने यहाँ पर दिया 1 2 3, ओके। कैट, यहाँ पर मैं हेलो प्रिंट करा देता हूँ, CAT कैट। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह, मैं नाम तो एक ही है यहाँ पर आपको, जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक, जो कि एक प्रोग्राम में हम एक नाम के दो अलग अलग वेरिएबल नहीं बना सकते। यहाँ पर मैंने एक ही नाम के 3 वेरिएबल बनाए हैं, कैट कैट कैट। क्या ये तीनों प्रिंट करेगा? तो चलिए हम करा के देखते हैं। Absolutely right. Done. यहाँ पर तीनों ही प्रिंट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप गौर कीजिए तो ये स्मॉल लेटर में है CAT कैट, दूसरा हमारा पहला वर्ड कैपिटल में है और दोनों स्मॉल लेटर में है, तीसरा जो है पूरे वर्ड जो हमारा लेटर है वो कैपिटल में है। इसलिए ये तीनों नाम तो एक ही है, बट इनको अलग अलग वेरिएबल माना जा सकता है। पाइथन वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पर ये तीनों अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग लेटर में है, यानी कि कैपिटल स्मॉल की वजह से ये अलग अलग वेरिएबल माने जा सकते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स को आने से रोक सकते हैं। अब हम बात करेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट चीज की बात कर रहा हूं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो ये है कि वेरिएबल एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वेरिएबल एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि इफ एल्स, इफ, देखिए यहां पर अगर हम कोई वैल्यू दें तो देखिए सिंटैक्स एरर शो कर रहा है। यहां पर मैं आपको सिंटैक्स एरर शो कर रहा है। ओके, यहां पर मैं एल्स करूं तो एल्स, देखिए, तो यहां पर मैं बता दूं आपको कि मैं यहां पर लिखकर बता दूं। ओके, तो ये हम आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि वेरिएबल एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए, जैसे कि इफ, एल्स, डू, फॉर, लूप, ये सारी चीजें एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आप वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते हैं। तो डेटा टाइप, मैंने पहले पाइथन में वेरिएबल के अंदर अलग अलग टाइप की वैल्यू स्टोर की जाती है, ये बात मैंने बताई थी। जैसे कि वेरिएबल के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू, जो कि यह है न्यूमेरिक वैल्यू, तो किसी दूसरे वेरिएबल, यहाँ पर एक बी नाम का वेरिएबल है, तो दूसरे वेरिएबल के अंदर अल्फाबेटिक वैल्यू होती है। अल्फाबेटिक वैल्यू में मैंने बताई थी, इसे ही डेटा टाइप कहते हैं, इसे ही डेटा टाइप कहते हैं। 6 टाइप ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन, यानी कि पाइथन में 6 प्रकार के
डेटा टाइप्स होते हैं। पहला नंबर, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा लिस्ट, चौथा टपल, पांचवा डिक्शनरी और छठा सेट। एक एक करके हम सबके बारे में आपको समझाते हैं। नंबर्स की बात करें हम तो 3 टाइप्स ऑफ नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप के 3 प्रकार होते हैं। पहला इंटीजर, दूसरा फ्लोट, तीसरा कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर एक x नाम की वेरिएबल लिया जिसमें 1 2 3 दिया, यह हमारा इंटीजर वैल्यू हो गई। फ्लोट वैल्यू क्या हुआ, तो y इक्वल मैंने 10.5 दिया है, तो ये हमारा डेसिमल नंबर है, ये फ्लोट वैल्यू हो गई जैसा कि यहाँ पर सेकंड वाला दिया है। तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने दिया है कोट्स के अंदर a प्लस bj, जहां पर a जो है हमारा, जहां पर ये a जो है रियल पार्ट है और b इमेजिनरी पार्ट है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर में बस इतना ही कि a जो हमारा रियल पार्ट है और जो b है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। इसका अगर हम एक एग्जांपल और देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर a इक्वल दे दिया, a की वैल्यू दे दी मैंने कोट्स के अंदर मैंने दे दी 4 प्लस 5j। नंबर्स भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5, जो भी नंबर दे देंगे दे सकते हैं। और इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट कराऊं तो a। तो ये देखिए हमारे पास आ गया 4 प्लस 1 2 3 4 4j। ये भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ये ना आने पाए इसके लिए मैं इन लोगों को कमेंट कर देता हूँ। इसमें 2 तरीके हैं कमेंट करने के लिए, एक तो हैज़ आप दबाकर हैज़ को क्लिक मतलब लगाकर आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका है, मैं यहाँ से सिंगल कोट 3 बार ऊपर और 3 बार नीचे में दे दूंगा, जिससे ये कमेंट हो जाएगा और फिर दोबारा नहीं आएगा। तो देखिए आपके सामने आ गया 4 प्लस 1 2 3 4 4j। ओके, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह हम लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में हम बात करते हैं। स्ट्रिंग में कैरेक्टर का सेट होता है। स्ट्रिंग में कैरेक्टर का सेट होता है जिसमें मैंने दे रखा है, ये एक कैरेक्टर है हेलो वर्ड, str1 इक्वल हेलो वर्ड। तो आपको समझ में आ गया कि स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स का एक सेट होता है जो कि आपके सामने है। अब बात करते हैं लिस्ट की। लिस्ट डेटा टाइप, तो जो हमारा लिस्ट है, लिस्ट में एक से ज़्यादा आइटम्स होते हैं। लिस्ट में एक से ज़्यादा आइटम्स होते हैं, ये एक कंपाउंड डेटा टाइप है। लिस्ट जो हमारा एक कंपाउंड डेटा टाइप है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि लिस्ट इक्वल, मैंने ब्रैकेट्स के अंदर मतलब ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इसे स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 कॉमा डबल कोट्स के अंदर हेलो कॉमा 5.6 कॉमा ब्रैकेट के अंदर 1 डबल कोट्स के अंदर कॉमा डबल कोट्स के अंदर इकराम नाम दिया है और उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया है। जैसा कि अगर मैं इसे समझाऊं तो हर एक आइटम को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। हर एक आइटम को, मैं ये एक आइटम है, ये एक आइटम, अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के आइटम है, तो इन सभी को मैंने किससे, कॉमा से, देखिए हर जगह मैंने कॉमा लगाया, कॉमा से सेपरेट करते हैं। लिस्ट के सभी आइटम को स्क्वायर ब्रैकेट में, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया मैंने,
से क्लोज कर देते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने लिस्ट का एक एग्जांपल लिया है, उसे मैंने फॉर आई इन रेंज दिया है लिस्ट। तो जो क्या करेगा हमारा प्रिंट आई, आई जो हमारा लिस्ट को प्रिंट कर देगा। चलिए देखते हैं इसको रन करा के। तो क्या प्रॉब्लम आ गई? ओ अच्छा, लिस्ट बता रहे हैं ना, यहाँ पर कर देते हैं। अब नहीं आ गया आपके सामने, ये भी आ रहा है एक्स्ट्रा, तो उसको भी हम कमेंट कर दे रहे हैं। या फिर ये हेलो, ये 1 2 ये नीचे से आए, उसके लिए मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ, इसी में नॉलेज भी हो जाएगी आपको। डबल कोट्स के अंदर /n लगाने से एक और /n लगा देते हैं, एक और लगा देते हैं, एक भी लगा, 2 3 मैंने क्यों लगाया है अभी आपको पता चल जाएगा। कॉमा नहीं लगाया मैंने, इसलिए सिंटैक्स एरर शो कर रहा है। आ गया, देखिए 3 /n लगाने की वजह से क्या हुआ, और 1 /n लगाने से स्पेस, ये नई लाइन के लिए होता है /n, तो मैं एक ही लगा देता हूँ, 3 की क्या ज़रूरत है। तो मैंने एक लगाया, यहाँ से स्पेस हो गया, 1 आ गया, हेलो आ गया, 5.6 हो गया, 1 ग्राम ये भी आ गया। तो ये लिस्ट है, लिस्ट डेटा टाइप आपको समझ में आ गया। और भी हम लिस्ट के कुछ आगे चलकर जैसे बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें और अच्छी तरह आप लोगों को डिटेल्स में समझाएंगे। अभी हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। टपल डेटा टाइप की बात करें अगर हम, तो यहाँ से कोड हटा देते हैं। टपल डेटा टाइप ये इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। जो हमारा टपल डेटा टाइप होता है ये इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। इन डेटा टाइप के आइटम को आइटम की वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि टपल में ये एक प्रकार का इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। इस डेटा टाइप के आइटम की वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, तो चेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मैंने टपल बनाया है, इसके अंदर मैंने 1 हेलो 5.6 जैसा वो होता वैसे यहाँ पर बस उसमें स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, द वैल्यू ऑफ आइटम ऑफ दीज डेटा टाइप कैन नॉट बी चेंज, मतलब चेंज नहीं किया जा सकता इसके अंदर के डेटा को। मैंने भी इसे प्रिंट कराकर देख लीजिए, प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल एस, पहले ये सारी चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ। जबकि बता चुका हूँ तो कमेंट कर देता हूँ। देखिए आ गया आपके सामने 1 हेलो 5.6, और ये h एक्स्ट्रा आ रहा है, ये एक्चुअली किस चीज़ का है, डिक्शनरी का है। तो डिक्शनरी का है तो इसे भी हम कमेंट कर देते हैं अभी समझाने के लिए, फिर हटा देंगे। एक्स्ट्रा हो गया क्या? आ गया 1 हेलो 5.6 2 और सजा। तो ये हमारा आ गया टपल का, तो आप समझ गए होंगे टपल। अब हम बात करेंगे डिक्शनरी की। डिक्शनरी डेटा टाइप, डिक्शनरी डेटा टाइप में की और वैल्यूज पेयर्स होती हैं। जो हमारी की और वैल्यू जो होती हैं वो पेयर्स होती हैं। हर की वैल्यू के पेयर को कॉमा से और की और वैल्यू को कॉलम से सेपरेट किया जाता है। यानी कि हर की वैल्यू को पेयर, हर की वैल्यू के पेयर को, ये हमारा एक पेयर हो गया, इस पेयर को कॉमा से और की और वैल्यू को, ये जो की वैल्यू है इस वैल्यू को कॉलन से सेपरेट करते हैं। बात समझ में आई? मैं फिर से बता देता हूं कि डिक्शनरी डेटा टाइप में, ये डिक्शनरी डेटा टाइप है, डिक्शनरी डेटा टाइप में कीज और वैल्यू पेयर होती हैं। कीज और वैल्यू पेयर होती हैं, जो कि यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, की और वैल्यू।
ये दोनों पेयर होती हैं। हर की वैल्यू के पेयर को कॉमा से और की की वैल्यू को कॉलन से सेपरेट करते हैं। बात समझ में आई आपको? डिक्शनरी के सभी कीज और वैल्यू को कली ब्रेसेस समझ रहे होंगे, यहाँ पर कली ब्रेसेस है, कली ब्रेसेस से क्लोज किया जाता है। ठीक है, कली ब्रैकेट पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिस्ट को समझा था, लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, और टपल को ब्रैकेट में। उसी तरह डिक्शनरी को यहाँ पर कली ब्रेसेस से क्लोज किया जाता है। ये भी एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, डिक DICT इक्वल, ये एक वेरिएबल नेम लिया है मैंने डिक, और इक्वल इस कली ब्रेसेस के अंदर 1 कॉलन, डबल कोट्स के अंदर H दिया है 5, डबल कोट्स के अंदर E दिया हुआ है, कॉमा 7 कॉलन, डबल कोट्स के अंदर I। तो ये मैंने डिक्शनरी में वैल्यू दे दी है। अब मैं प्रिंट कराऊंगा 1 तो हमारा देखिए आएगा H आया। अब ये ऊपर का चीज़ों को कमेंट कर देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो कमेंट हो गया और इसे हम समझेंगे अभी डिक्शनरी को। तो H आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो इमरान लिखा हुआ है ये प्रिंट हो जाए। तो इसको प्रिंट कराने के लिए मैं फिर प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट डिक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा 9 लिखते ही हमारा देखिए आ गया इमरान। तो इस तरह आप डिक्शनरी की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ 9 की जगह 5 कर देते हैं तो आपके पास 5 की वैल्यू आ जाएगी। 5 की वैल्यू ई थी, ई आ गई। पाइथन में ऑपरेटर का यूज और ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? ऑपरेटर 6 टाइप्स के होते हैं। पहला अर्थमेटिक, दूसरा रिलेशनल, तीसरा लॉजिकल, बिटवीज, असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर की। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है मैं पाइथन में अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रयोग गणित में किया जाता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। ए की वैल्यू अगर मैंने 25 दी, बी की वैल्यू 2 दी मैंने, और मैं चाहता हूँ कि ए प्लस बी कर दिया जाए। देखिए 27 आ गया। ये नीचे का आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको पहले कमेंट कर दूं, आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए 25 और 2 ऐड किया तो 27 आ गया। ओके, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 25 2 जा 50, और मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करके यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर लेता हूँ। ओके, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की, जिसमें डबल इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल का यूज करते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है।
यहाँ कंडीशन के अनुसार या तो ट्रू रिटर्न करता है या तो फॉल्स। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, इसको हम हटा देते हैं। ओके, और इस एग्जांपल को दिखाते हैं। मैंने a की वैल्यू 21 दी है और b की वैल्यू मैंने 15 दी है। अगर इफ़, ये सारी चीज़ें मैं बाद में भी इफ़ एल्स लॉग सब फॉर लूप वगैरह बताऊंगा, कंडीशंस वाले चैप्टर में बताऊंगा, तो हर चीज़ को क्लियर कर दूंगा। अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने ले रखा है। यहाँ पर एक कंडीशन लगाया इफ़, जिसके अंदर a इक्वल इक्वल b दिया है। अगर a b के बराबर होगा तो प्रिंट हमारा करेगा a इज इक्वल टू b, यानी कि a जो है b के बराबर है। अदरवाइज अगर बराबर नहीं होगा तो हमारा आंसर देगा a इज नॉट इक्वल टू b, यानी कि a b से बराबर नहीं है। आइए चलते हैं, करके देख लेते हैं। रन कराने पर आया आपके सामने a इज नॉट इक्वल टू b। देखिए यहाँ पर क्योंकि a जो है हमारा b के इक्वल नहीं है। अब हम चाहें इसको भी 15 कर दें तो अब क्या आंसर आएगा? तो अब बोल रहा है a इज इक्वल टू b, यानी कि a इक्वल के b के बराबर है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम और भी चीज़ें चेंज करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। तो लॉजिकल ऑपरेटर यह बूलियन एक्सप्रेशंस को कंपेयर करता है, यह बूलियन एक्सप्रेशंस को कंपेयर करता है तथा बूलियन रिजल्ट रिटर्न करता है। लॉजिकल ऑपरेटर बूलियन रिजल्ट रिटर्न करता है। इसे हम एंड और नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और बिटवीज ऑपरेटर की बात करें तो बिटवीज ऑपरेटर ये बिट्स पर कार्य करता है। ये जो है बिटवीज ऑपरेटर बिट्स पर कार्य करता है, बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल यह है, x इक्वल 10 दिया है मैंने, y इक्वल 4 दिया है। इसे बाइनरी में भी कर सकते हैं, x इक्वल 0000 और 1010, और 4 की वैल्यू हो जाएगी वहाँ पर, यहाँ पर y की कि 00000100। तो इस तरह हम बाइनरी में लिख सकते हैं। इसके ऑपरेटर्स पहला एंड से और नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर, पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने में किया जाता है। जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने में किया जाता है। इसको हम इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन इक्वल, डिवीजन इक्वल और परसेंटेज इक्वल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स दो ऑब्जेक्ट के मेमोरी के लोकेशन को कंपेयर कराता है। जो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर है, दो ऑब्जेक्ट्स के, यानी कि दो ऑब्जेक्ट हो उसके मेमोरी लोकेशन को कंपेयर कराता है। अगर हमने दो ऑब्जेक्ट दिया है और उन दोनों की अलग अलग मेमोरी है तो उसके लोकेशन को कंपेयर कराने के लिए, जैसे इज और इज नॉट है, अगर x एक मेमोरी है, दूसरा y जो है दूसरी मेमोरी है, तो इज y यानी x इज y, तो ये क्या कर रहा है, मेमोरी के लोकेशन को कंपेयर कर रहा है कि ये x से y है या नहीं है, और यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, x इज नॉट y। ओके, तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर को। अब यहाँ बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की। मेंबरशिप ऑपरेटर का प्रयोग सीक्वेंस में मेंबरशिप को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, वो सीक्वेंस में मेंबरशिप्स को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। इसे हम इन और नॉट इन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें लिस्ट को ट्रू और फॉल्स को चेक करने के लिए किया जाता है। इसका कि पाइथन में इफ एल्स और इफ एल्स स्टेटमेंट, ये तीन प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। ये जो तीनों हैं, ये 3 प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं।
इन कंट्रोल स्टेटमेंट से जब तक दिया हुआ एक्सप्रेशन ट्रू नहीं होता तब तक ये अपने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करते। ओके, अगर मैं सिर्फ इफ स्टेटमेंट की बात करूं तो इफ स्टेटमेंट में जब ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है तब वो अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। ये जो स्टेटमेंट दिया है तब वो अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। और अगर एक्सप्रेशन फॉल हुआ तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। इक्वल मैंने 2 दिया या 3 दे दिया, b इक्वल 5 दे दिया, और इफ मैंने एक एक्सप्रेशन दिया a लेस देन b, और प्रिंट करा दिया a इज लेस देन b, और हम इसे रन कराते हैं। वहां पर ये लिख कर आ गया a इज लेस देन b, a इज लेस देन b। क्योंकि उसने जो पहला स्टेटमेंट उसको जो एक्सप्रेशन दिया उसने वो एक्सप्रेशन ट्रू हुआ, और ट्रू होने की वजह से उसने इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया और आपके सामने आंसर प्रिंट किया कि a इज लेस देन b। अदरवाइज हम यहाँ पर 7 कर दें और रन कराएं तो आपके सामने कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्यों? मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो आप लोगों को इफ स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट की। इफ एल्स स्टेटमेंट में जब एक्सप्रेशन ट्रू होता है तब वो अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। यहां पर जब इफ एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो उसने इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। अदरवाइज इफ स्टेटमेंट फॉल्स होता है, अगर इफ स्टेटमेंट एक्सप्रेशन फॉल हुआ तो वो क्या करेगा, एल्स वाले पार्ट को फॉलो करेगा, और एल्स पार्ट ट्रू होते ही वो एल्स के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। आइए इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इक्वल मैंने 2 दिया, b की वैल्यू भी 2 दी, और इफ कंडीशन लगाया मैंने, एक एक्सप्रेशन दिया a लेस देन b, और हम इसे रन कराएं तो हमारे पास आ रहा है आंसर a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b। क्योंकि मैंने वैल्यू दी, a की वैल्यू 2 दी, b की वैल्यू 2, दोनों इक्वल है, तो उसने पहले एक्सप्रेशन को फॉलो किया, यहाँ पर फॉल्स हो गया। फॉल्स होने की वजह से इफ स्टेटमेंट को उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, वो एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। क्यों? एल्स के पार्ट को उसने फॉलो किया, यहाँ का एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो उसने एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट किया, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b। या तो उसका छोटा हो सकता है या तो उसके बराबर, तो यहाँ पर बराबर है तो हम इस आंसर को हटा भी दें तो हमारा ये आंसर आएगा a इज इक्वल टू b, यानी कि a जो है वो b के बराबर है। तो आप लोगों को इफ एल्स स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो हम इसे कमेंट कर देते हैं, नहीं तो ये हमारा बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में प्रॉब्लम करेंगे ये दोनों। यहाँ पर अदरवाइज इस एग्जाम्पल में मैं और भी कुछ बताना चाहूँगा।
नहीं, यहाँ के लिए तो ठीक है। अगर मैं वैल्यू को बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर 6 कर दिया तो क्या करेगा वो? उसने बोला a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी। यहाँ तो ये फॉलो नहीं कर सकते, तो इसी के लिए हम इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं जब कभी ऐसा कोई कंडीशन हमें देना होता है तब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इफ, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट की तरफ। इस स्टेटमेंट में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इफ स्टेटमेंट में जब एक्सप्रेशन ट्रू होता है तब वो अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, और अगर फॉल्स हुआ तो वो एलिफ पार्ट को, ये जो हमारा एलिफ है यहाँ पर देखिए एलिफ पार्ट दिया हुआ है, एलिफ पार्ट को फॉलो करेगा और उसके एक्सप्रेशन को देखेगा। अगर उसका एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो वो एलिफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहाँ भी फॉल्स होता है तो वो एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था। कमेंट कर देता हूँ इसको। यहाँ पर मैंने 6 दिया था आपको, यहाँ मैंने 6 लिखा था, तो आपको समझ में आ गया था वहाँ पर कि प्रॉब्लम आ रही है, उसने एग्जीक्यूट नहीं किया और उसने फिर से हमें इक्वल टू बी दे दिया, क्योंकि यहाँ पर तो इफ एल्स दो ही कंडीशन दी गई थी, या तो वो बराबर हो या तो उससे छोटा हो। यहाँ पर मैं दे सकता हूँ कई एक ज़्यादा, इफ के अंदर इफ, एलिफ, एलिफ के अंदर एलिफ, एलिफ के अंदर एलिफ, मतलब और भी बहुत ज़्यादा आप लगा सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऊपर कर देते हैं कि आपको देखने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पर a की वैल्यू 5 दे दी। क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है। ओके, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू मैंने 5 दे दी, इक्वल दी दोनों की। और अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। इफ स्टेटमेंट मैंने लगाया, इसी को मैं इस वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल O, कंट्रोल V। यहाँ पर वैल्यू चेंज कर लेते हैं, 5 दे दी मैंने। और इफ a लेस देन b, अगर a जो है b से छोटा हुआ तो a इज लेस देन b बोल दें, मतलब वो ट्रू होते ही हमें ये आंसर प्रिंट करें। अदरवाइज मैं यहाँ पर एलिफ का भी यूज करूँगा ना, एलिफ में मैं एक एक्सप्रेशन दूंगा a ग्रेटर देन b। अगर ग्रेटर देन b बोलता है तो प्रिंट कर दें a इज ग्रेटर, ग्रेटर देन b। तो अब मैंने यहाँ पर इस सिंटेक्स को फॉलो किया है। यहाँ पर इफ एक्सप्रेशन दिया मैंने a लेस देन b, और अगर ये ट्रू हुआ तो क्या करेगा, वो इस चीज़ को प्रिंट कर देगा, इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करेगा। अदरवाइज यहाँ फॉल्स होता है तो एलिफ को फॉलो करेगा, यहाँ इस एक्सप्रेशन को समझेगा, अगर ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट करेगा एलिफ स्टेटमेंट को, यहाँ पर ये प्रिंट करेगा a इज ग्रेटर देन b। अदरवाइज अगर यहाँ पर भी फॉल्स होता है, एलिफ भी फॉल्स हो गया, तो वो एल्स को फॉलो करेगा और एल्स स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा।
तो चलिए रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पर a इज इक्वल टू b, a b के बराबर है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, इन सब दोनों को ही फॉल्स करके इसको ट्रू कर एग्जीक्यूट किया। अदरवाइज अगर हम यहाँ पर 10 कर दें तो उसने बोला a इज ग्रेटर देन b, यानी कि a जो है वो b से बड़ा है। a जो है हमारा वो b से बड़ा है। तो उसने क्या किया, इसको फॉलो किया, एलिफ को फॉलो किया और एलिफ के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके प्रिंट कराया a इज ग्रेटर देन b। इसी तरह हम अगर यहाँ पर 15 कर दें तो हमारा पहला ही प्रोग्राम उसी की तरह आ जाएगा, a इज लेस देन b, यानी कि a जो है हमारा वो b से बड़ा है। इसने पहले एक्सप्रेशन को ही ट्रू किया और इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया और प्रिंट किया a इज लेस देन b। तो आपको मेरी इस वीडियो से इफ एल्स के बारे में क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप अब बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर या कोई प्रोजेक्ट बनाने में आपको ये इफ एल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो व्हाइल लूप के बारे में बताने वाला हूँ। व्हाइल लूप क्या है और इसका यूज़ कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। ओके, मैं एक एग्जांपल से थोड़ा सा लूप के बारे में बताना चाहूँगा कि हर किसी के घर पर फैन होता है, पंखा। अब वो फैन क्या करता है, अगर आपने 1 राउंड उसे घुमाया तो क्या आपको एयर देगा, वो एयर नहीं देगा। तो वहाँ पर एक व्हाइल लूप का यूज़ किया गया कि जब तक स्विच को ऑन करेंगे तब तक फैन ऑन होगा और घूमेगा, रन करेगा। रन करते ही आपको एयर देना स्टार्ट करता है और वो जब तक चलता रहता है जब तक आप स्विच को ऑफ नहीं करते। तो वहाँ पर भी व्हाइल लूप का यूज़ किया गया। ओके, तो हम पाइथन में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, तो आप अपनी नोटबुक में जो मैं थ्योरिकल पार्ट्स बोलने वाला हूँ उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक्चुअली लूप एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करता है। लूप में इंडेंटेशन का काफी महत्व होता है। ओके, व्हाइल लूप का इस्तेमाल जब तक कंडीशन ट्रू होता है तब तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहता है और जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है तब लूप का इटरेशन स्टॉप हो जाता है। इटरेशन का मतलब चलना, रन करना स्टॉप हो जाता है। हम सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप इन पाइथन, सिंटेक्स को देखेंगे तो सिंटेक्स कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको, इस तरह। व्हाइल, उसके अंदर एक एक्सप्रेशन देंगे, उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमारा व्हाइल लूप चलेगा और वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 0 दी और यहाँ पर व्हाइल लूप लगाएंगे। व्हाइल एक्सप्रेशन देंगे, इसके अंदर a की वैल्यू लेस देन 10, a लेस देन 10, मैंने ये एक एक्सप्रेशन दिया। अब प्रिंट कराएंगे कि अगर a is और इसे रन कराएंगे तो देखिए क्या होता है, इनफिनाइट। ओके, इनफिनाइट का कुछ पार्ट्स मैं आपको आगे लास्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी हम बात करते हैं व्हाइल लूप की। इक्वल a+1। अब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद मैं इसे रन कराता हूँ। मैंने यहाँ पर a की वैल्यू 0 दी है, यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है कि a की वैल्यू 10 से जब तक कम हो तब तक ये लूप काम करे और हमें आंसर दे। ठीक है, तो हम इसे रन करके देखते हैं क्या करता है।
उसने 0 से लेकर 9 तक प्रिंट किया। क्यों 0 से 9 तक ही क्यों प्रिंट किया? तो आइए हम समझते हैं कि मैंने यहाँ तो वैल्यू 0 दी थी, तो उसने 0 से स्टार्ट किया। उसने ये बात कही है कि ए जब तक 10 से छोटा हो तब तक लूप काम करे। मैंने यहाँ पर इक्वल नहीं दिया है, ए लेस देन इक्वल 10 देता तो मैं 10 तक वो प्रिंट करता, बट यहाँ 0 से 9 तक ही प्रिंट करेगा। यहाँ अगर मैं 1 देता हूँ तो 1 से ही प्रिंट करेगा, 1 to 9। देखिए 1 to 9 उसने प्रिंट किया। तो यहाँ पर कहने का यही मतलब है, यहाँ पर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग काम करता है। ए 10 से छोटा है इसलिए उसने ए की वैल्यू 9 तक प्रिंट की। और कैसे की? जैसे ही ये तो ए की वैल्यू 1 है, जब वो एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पर 1 प्रिंट किया, आगे बढ़ा वो लूप में, तो ए इक्वल ए प्लस 1 हो गया। पहले से 1 था और यहाँ पर प्लस 1 हुआ तो 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह 2 हमारी वैल्यू हो गई, यहाँ पर ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर वो फॉलो करेगा, 10 से 2 छोटा है तो फिर से वो प्रिंट 2 कराएगा, और 2 यहाँ आते ही 2 + 1 होकर 3 हो जाएगा और 3 को प्रिंट करा देगा। तो इस तरह ये एग्जीक्यूट चलता है, काम होता रहता है। 3 जैसे ही होगा यहाँ वैल्यू आएगी और यहाँ पर 3 को वो प्रिंट कराएगा। 4 5 6 7 8 9 तक, 1 to 9 तक वो प्रिंट करेगा और हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो अब हम बात करेंगे, इसको कमेंट कर देते हैं, हमको डिस्टर्ब ना करे बाद में। ये इसी के एग्जांपल को लेकर बताएंगे आगे। यहाँ पर वाइल लूप की बात करें तो वाइल लूप विद एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन, यानी कि वाइल लूप के अंदर जो एल्स पार्ट क्यों यूज किया जाता है, अगर एल्स पार्ट ना यूज करे तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो ठीक है, बात करते हैं वाइल लूप विद एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन, जो कि आपके सामने लिखा है। वाइल लूप के एल्स का संबंध बनाया गया है। जब तक कंडीशन ट्रू होता है तब तक वाइल लूप का स्टेटमेंट इटरेट होता रहता है। इटरेट का मतलब बार बार होता रहता है। कंडीशन फॉल्स होता है तब कंट्रोल पास होके एल्स पर जाकर एल्स के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो मैं इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं उसी को ले लेता हूँ, बेटर रहेगा। कंट्रोल, यहाँ मैंने वैल्यू 0 दे दी। मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि आपके टाइम को बचा सकूँ, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। एल्स पार्ट मैंने यूज़ किया, यहाँ प्रिंट करा देंगे। इसके अंदर लिख देंगे आउट ऑफ रेंज। या आउट ऑफ लूप रख देते हैं, आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ लूप। अब ये क्या करेगा, वो आपको एक मैसेज देगा, और इसीलिए हम लोग एल्स पार्ट को यूज करते हैं। उसने 0 से 9 तक प्रिंट किया और आपको बता दिया कि ये आउट ऑफ लूप हो चुका है, यानी कि आपने जितना एक्सप्रेशन, इतना कंडीशन दिया है उसको मैंने फॉलो किया और फिर वो आउट ऑफ लूप हो गया। इसको उसने मैसेज शो करा दिया एल्स पार्ट में आते ही। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब तक कंडीशन ट्रू होता है तब तक वाइल लूप का स्टेटमेंट इटरेट होता रहता है। इटरेट का मतलब बार बार होता रहता है। कंडीशन फॉल्स होता है तब कंट्रोल पास होके, कंट्रोल जो हमारा पास होके वो एल्स पार्ट में आ जाता है और वो उसका स्टेटमेंट क्या करता है, एग्जीक्यूट कर देता है। तो आप यहाँ पर वाइल लूप विद एल्स स्टेटमेंट के बारे में समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इन्फिनेटिव लूप। इन्फिनेटिव लूप एक्चुअली यहाँ पर अगर बात करूँ तो हमारे लाइफ में, हमारा इन्वायरमेंट में भी कुछ इस तरह के लूप हैं, इनफाइनाइट लूप। जैसा कि टाइम, हमारे लाइफ में टाइम इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। कि
गॉड ने टाइम में इनफाइनाइट लूप लगा दिया है कि वो कभी खत्म नहीं होगा, अनंत तक चलता रहेगा। टाइम टाइम आप रोक नहीं सकते उसे, और टाइम कभी वो चलता रहता है, वो रुक ही नहीं सकता। और कब तक? वो अनंत तक, जब तक दुनिया चल रही है तब तक टाइम चल रहा है, वो चलता रहेगा। यहाँ पर इनफाइनाइट लूप है, इनफाइनाइट स्टार्स हैं, यानी कि आप उसे गिनती नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा हैं। कितने हैं नहीं पता, इनफाइनाइट है। कुछ ऐसी ही तरीके की चीज़ें हैं जो इनफाइनाइट है, उसमें इनफाइनाइट लूप एंट्री करा दिया है गॉड ने, और वो चलता रहता है, काम करता रहता है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था एक प्रोग्राम, फिर से मैं उसे दिखाने की कोशिश करूँगा। ये इस पार्ट को भी हटा देते हैं। तो हम इनफाइनाइट लूप के बारे में थोड़ा थ्योरिकल समझ लिए कि जब तक वाइल का एक्सप्रेशन ट्रू होता है तब तक वो अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता रहता है। एग्जाम्पल है यह है कि कंडीशन फॉल्स ही नहीं हो रही है, इसलिए इनफाइनाइट टाइम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती रहती है। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने, ये क्या कर रहा है, जीरो पार्ट को रन करता जा रहा है इनफाइनाइट तक। ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है, होती रहेगी, चलती रहेगी। यहाँ पर अगर वैल्यू हम 5 देंगे तो हमारी वैल्यू 5 भी उसी तरह इनफाइनाइट लूपिंग करती रहेगी, वो चलती रहेगी 5 5 5। तो कहीं पर हमें अगर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, गेम्स में भी कंडीशन लगा दी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे गेम होते हैं जो इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। तो कुछ इस तरह भी हो सकता है। तो आइए बात करते हैं लूप की। द लूप इज यूज टू इटरेट एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। लूप का इस्तेमाल सीक्वेंस के एलिमेंट को इटरेट करने के लिए किया जाता है। इटरेट का मतलब बार बार। फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप का इस्तेमाल कोई भी सीक्वेंस के सभी एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। सीक्वेंस कुछ इस तरह है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग। ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो हम आइए देखते हैं अपने सिंटेक्स की तरफ। सिंटेक्स फॉर इन लूप, सिंटेक्स हमारा कुछ इस तरह दिखाई देगा। फॉर वेरिएबल, यहाँ कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। इन सीक्वेंस, और फॉर यानी कि यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए। फॉर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और आपको प्रिंट कराएगा। तो हम इसी सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अपना एक प्रोग्राम छोटा सा बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप फॉर लूप को समझ पाएंगे। फॉर आई मैंने वेरिएबल लिया इन रेंज सीक्वेंस, इसके अंदर मैंने 1 to 11 क्यों किया है मैंने, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो 0 से काउंटिंग करता है। तो 0 to 10 तक वो करेगा, मतलब 11 तक जाएगा, यानी कि उससे एक कम, यानी कि 1 to 10 तक वो प्रिंट कराएगा। 0 से स्टार्ट करेगा तो 1 जो हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 10 तक ही तो प्रिंट करेगा। तो चलिए देखते हैं प्रिंट करा के क्या होता है। तो ये आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। तो आप समझ गए होंगे। चलिए हम अब लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। लिस्ट की तरफ, इसको पहले कमेंट कर देते हैं, आपको प्रॉब्लम ना। लिस्ट की तरफ बढ़ने से पहले कुछ और भी थ्योरिकल चीज़ें मैं लिखाना चाहता हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। जब इटरेशन शुरू होता है तब वेरिएबल पर सीक्वेंस का एलिमेंट असाइन किया जाता है और दिए गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। जितने भी एलिमेंट की संख्या होती है उस संख्या तक इटरेशन होता रहता है, और उसके बाद लूप का कंट्रोल
लूप के बाहर आ जाता है। लूप का कंट्रोल जो है वो लूप के बाहर आ जाता है, जैसा कि आपने अभी देखा। तो आइए एग्जांपल समझते हैं लिस्ट की। हम एक वेरिएबल ए नाम का ले लिया, उसके अंदर लिस्ट के अंदर वैल्यू असाइन कर दी। वैल्यू दी मैंने 1, 2, 5, 6, 3, 4, जो भी हम यहाँ वैल्यू देंगे हमारा लिस्ट फॉर, यहाँ वेरिएबल लेंगे कोई भी वेरिएबल, एन नाम का वेरिएबल मैंने ले लिया, इन रेंज तो नहीं देंगे, यहाँ पर ए देंगे, सीक्वेंस हमें ए देना है, तो हमारी लिस्ट को वो प्रिंट करेगा। प्रिंट वेरिएबल कंट्रोल एस 5 रन हुआ आपके सामने 1 2 5 6 3 4। ओके, लिस्ट का एग्जांपल आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको टपल का एग्जांपल बताऊंगा। टपल नाम का वेरिएबल मैंने ले लिया। टपल को हम ब्रैकेट के अंदर वैल्यू असाइन करते हैं 1, 2, 3, क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी बना सकते हैं, उसके अंदर 4, 5, 6 कर सकते हैं, और इसके अंदर भी कोई वैल्यू दे देते हैं 2, 3, 4 दे दिया। और यहाँ पर फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर यहाँ पर वेरिएबल में इस बार ए ही ले लेते हैं, ए इन रेंज, सॉरी ए इन टपल, TULE टपल लेंगे। प्रिंट ये आपके सामने आ गया 1 2 3, और जो हमारे लिस्ट की तरह मैंने नंबर दी थी 2 3 4 उसके अंदर वो अलग आ गया, फिर 4 5 6 इस तरह आ गया। तो आपको टपल भी हमारा एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है टपल में या एनीथिंग, किसी भी चीज़, किसी भी वीडियो में आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए अब बात करते हैं डिक्शनरी की। तो डिक्शनरी का एक एग्जांपल बताने से पहले कि डिक्शनरी बना लेते हैं। डिक नाम का एक मैंने वेरिएबल लिया। डिक्शनरी को हम एक्चुअली मैं डिक्शनरी ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ, और उस वीडियो की लिंक मैं आई डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप और अच्छी तरह पीछे जाकर देख सकते हैं कि डिक्शनरी में क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, टपल में, लिस्ट में, स्ट्रिंग में, वो सारी चीज़ें मैंने पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर भी मैं फिर से बता देता हूँ। डिक्शनरी को जो है हमारा कर्ली ब्रेसेस से करते हैं, उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं। 1 2 4 3 5 6 बार बार ये तो कुछ इस तरह हम डिक्शनरी बना लिए। अब फॉर चलाएंगे, यहाँ पर इस बार मैं वेरिएबल चेंज करूँगा x प्रिंट कराने वाला हूँ x। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट, और मैं इसे रन कराता हूँ। आ गया हमारे सामने 1 2 3 4 1 2 3 6 7। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ गया,
ओह अच्छा, मैंने ये नहीं किया है। यहाँ पर मैंने एक्स वेरिएबल लेने के बाद कमा और ये करना है मुझे। अब ये कंट्रोल एस विंडो F5, क्या प्रॉब्लम हो गया? ओ ये वेरिएबल मैंने ये शायद नहीं लिया, एक्स लिया है ना, एक्स। मिस्टेक बहुत करने लगा हूँ मैं। तो यहाँ पर आ गया 132435685676, तो जैसा कि मैंने डिक्शनरी में दिया था 1324, तो इस तरह आ गया। तो ये भी हमें एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग की, और इसे कमेंट कर देते हैं। स्ट्रिंग का एग्जांपल देखते हैं। तो str एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा हेलो, हेलो, और क्या लिखूँ, हेलो वर्ड लिख देता हूँ, ज़्यादातर प्रोग्राम में यही लिखा ही जाता है, हेलो वर्ड। तो हमें इस पर लूप, फॉर लूप का यूज़ करना है। तो मैं फॉर आई इन, और फिर हमारा फॉर str है ना, str, और देन कॉलन प्रिंट करा देंगे, प्रिंट ये कंट्रोल एस विंडो F5। क्यों? अच्छा जी, वेरिएबल आई लिया था मैंने। तो आगे आपके पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कुछ इस तरह दिखाता है कि हेलो की स्पेलिंग कितनी, HE सबको एक सीक्वेंशियल लाइन से कर दिया, HELLO हेलो, WORLD। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। मैंने ये लास्ट आपको एग्जाम्पल बताया स्ट्रिंग के बारे में, कुछ और भी एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ, बट उससे पहले मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, मुझे याद आ गया है। तो चलिए फॉर लूप के साथ एल्स का भी यूज कर लेते हैं। एल्स विथ फॉर लूप। तो हम एल्स विथ फॉर लूप के बारे में भी इसी वीडियो में जानेंगे। तो मैं कुछ थ्योरिकल पार्ट है लिख लीजिए कि फॉर लूप में जब सीक्वेंस के एलिमेंट का इटरेशन खत्म हो जाएगा तब एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। मैं फिर से एक बार बोल दूं कि फॉर लूप में जब सीक्वेंस के एलिमेंट का इटरेशन खत्म हो जाएगा तब एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, नेम नेम नेम। मैंने एक वेरिएबल नेम का लिया, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू बनाई, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखा, सिंगल कोट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा इकराम, और मैं अपने फ्रेंड लोगों का नाम भी लिख लेता हूँ। वसीम, और TCZ, इसको भी तो डबल कोट्स के अंदर रखो भाई, Z रिया, तो ये मैंने नाम दे दिए। अब मैं यहाँ पर फॉर लूप यूज करूंगा, फॉर आई इन नेम,
प्रिंट आई, और इसे अगर फॉर लूप यूज किया तो ठीक, अदरवाइज एल्स वर्क करेगा। और यहाँ पर मैं एक मैसेज दे दूंगा आउट ऑफ लूप, आउट ऑफ फॉर लूप। मैंने यहाँ एक मैसेज दे दिया कि जैसे ही वो अपने फॉर लूप को का यूज़ करे और जितने कंटेंट दिए हैं उतना एग्जीक्यूट करने के बाद वो एल्स पार्ट में आकर उस एक मैसेज शो कर दे आउट ऑफ फॉर लूप, यानी कि ये लूप से बाहर आ चुका है। तो देखिए आ गया। ओ हेलो वर्ड क्यों आया? मैंने पहले प्रोग्राम को कमेंट नहीं किया था, चलिए कमेंट कर देते हैं। तो ये आपके सामने इकराम शहजाद वसीम RDCZ ट्रिया आउट ऑफ फॉर लूप। तो आप समझ गए होंगे। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। हाँ, उसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, मुझे कुछ चीज़ें बार बार याद आ जा रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर नंबर वाइज चाहिए, मतलब इसका जो है नंबर वाइज चाहिए, तो मैं स्टार्टिंग में या एंड में मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिख दूंगा, आई लिख दूंगा, जिससे क्या होगा, यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर वहाँ एल्स पार्ट में ही लिख देता हूँ, एल्स पार्ट में बेटर रहेगा। वो क्या करे, आई पार्ट को भी, आई मैंने वेरिएबल लिया ना, और नंबर वाइज भी दे दें, ठीक है। ओके, अब इसे रन करा लेते हैं। तो कुछ इस तरह भी आएगा आपके सामने। आई आउटपुट दे रहा है यहाँ पर, और परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर नहीं, इसको मैं कुछ इस तरह देने की कोशिश करता हूँ। तब क्या होगा, तो यहाँ पर जो हमारा आई वो लास्ट डिजिट उसने ले लिया और रिया को भी प्रिंट कर दिया यहाँ पर। तो आपको मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी एग्जाम्पल के थ्रू। अब आप डिसाइड कीजिए कि कैसा है हमारा वीडियो। अगर अच्छा है तो भी कमेंट कीजिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझ में, कोई मैं सही से बता नहीं पा रहा हूँ, आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगा, मैं और कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छी तरह आपको समझा पाऊँ। इसमें कंटिन्यू, ब्रेक और पास स्टेटमेंट तीनों के बारे में बताने वाला हूँ। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो कंटिन्यू स्टेटमेंट से लूप में इटरेट हो रहे कुछ स्टेटमेंट को स्किप करके अगले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। ओके, सिंटेक्स हमारा कुछ इस तरह का है। कंटिन्यू हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यह है एग्जांपल जो कि मैंने पहले से लिख लिया है आपके टाइम को बचाने के लिए। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिए। तीनों स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से समझकर आप अपने प्रोजेक्ट में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नम्स, मैंने एक वेरिएबल नाम लिया है नम, इसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन की 1 to 10 लिस्ट के अंदर। ओके, तो यहाँ पर फॉर लूप यूज़ किया है। यहाँ वेरिएबल आई इन रेंज जो हमने क्या दिया, नम्स 1 to 10 तक जो हमारा वैल्यू है उसको यहाँ पर एक एक करके लाएगा और वेरिएबल के अंदर एंट्री कराएगा। वेरिएबल फिर मैंने एक कंडीशन दी है, इफ कंडीशन में आई इक्वल 5 दिया है, जो कि आई की अगर वैल्यू 5 हुई तो हमारा क्या करेगा, प्रिंट करेगा स्किप
एलिमेंट यानी कि 5 को एलिमेंट 5 का जो एलिमेंट है वो स्किप हो जाएगा, वैल्यू जो हमारी 5 है वो स्किप हो जाएगी और फिर कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू का काम ही यही है कि वो किसी एक पर्टिकुलर को, मतलब जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को अगर ट्रू होता है तो उस चीज़ को स्किप कर दे और आगे कंटिन्यू करे, यही चीज़। तो क्या करता है, फॉर लूप चलता है, आई की वैल्यू 1 होती है तो 1 5 के इक्वल नहीं है तो कंटिन्यू चलता है, फिर से लूप होता है, फिर 2 हुआ, 2 भी इक्वल नहीं है फिर कंटिन्यू होगा, यानी कि यहाँ से ऊपर जाता है कंटिन्यू करता रहेगा। जब वैल्यू आई की 5 हो जाएगी तो 5 इक्वल 5 इक्वल होगा तो वो एलिमेंट स्किप एलिमेंट को वो प्रिंट कर देगा, यानी कि वहाँ से स्किप कर देगा 5 को और फिर से कंटिन्यू चलेगा। तो आगे देखते हैं हम रन करा के। तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 और ये 5 वैल्यू थी वो स्किप हो गई, उसकी जगह पे मैंने मैसेज दिया तो मैसेज आ गया, अदरवाइज वहाँ से मैसेज हटा देंगे तो ये मैसेज गायब हो जाएगा। और 6 7 8 9 10 इस तरह, ये हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट का एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे होता है। ओके, ये जब तक करेगा, और बता दूं मैं, ये तब तक करता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा, लूपिंग चलती रहेगी जब तक 10 की वैल्यू 10 तक ना हो जाए, वैल्यू आई की 10 हो जाएगी उसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ से फिर वो स्किप कर जाएगा कंटिन्यू और वो लूप के बाहर आ जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट, पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट लूप को किसी एक्सप्रेशन पर बंद कर देता है। कैसे? सिंटेक्स ये हमारा ब्रेक, यहां पर भी एक एग्जांपल लिया है, इसके पहले मैं पहले वाले एग्जांपल को कमेंट कर दूं, डिस्टर्ब ना हो आप। ये यहां पर भी मैंने पिछली प्रोग्राम कोड की तरह यहाँ पे कोड किया है, नम्स यहाँ पर 1 to 10 मैंने वैल्यू असाइन किया है। फॉर आई की वैल्यू जब 1 होगी तो वो कंडीशन को चेक करेगा और चेक करने के बाद अगर वैल्यू ट्रू नहीं हुई यानी ये इक्वल नहीं हुआ तो फिर से कंटिन्यू करेगा, मतलब फिर से फॉर लूप यूज करेगा, चलाएगा, और 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5। जब 5 आई की वैल्यू 5 होगी और 5 की इक्वल हो जाएगा तो वो ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद वो एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर ब्रेक करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहा है, और वहाँ कंटिन्यू में क्या हो रहा था, वो एग्जीक्यूट कर रहा था, यहाँ पर ब्रेक करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, आई को प्रिंट करेगा, यहाँ पर उससे पहले कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही, जब इक्वल हो जाएगा तो वो 5 को प्रिंट करने के बाद वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। आइए रन करा के देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 तक आया और उसको ब्रेक कर दिया, 4 तक उसने ब्रेक कर दिया। कैसे? तो आई की वैल्यू जब 1 हुई तो आई की वैल्यू 5 के बराबर तो है नहीं, तो उसने एग्जीक्यूट किया और प्रिंट किया 1, इस तरह 1। और फिर 2 हुआ तो 2 भी इक्वल नहीं है तो फिर एग्जीक्यूट किया इस प्रिंट को, तो नीचे आ गया 2। फिर एग्जीक्यूट किया, 3 भी बराबर नहीं है तो एग्जीक्यूट किया प्रिंट को और 3 आ गया। फिर 4 भी इसी तरह एग्जीक्यूट किया और नीचे 4 आ गया। अब 5 जैसे ही आई की वैल्यू 5 आई तो 5 इक्वल इक्वल, यानी कि यहाँ पर जो हमने कंडीशन दिया है, इफ आई की वैल्यू 5 होते ही 5 इक्वल है तो ब्रेक हो जाएगा और इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आपको आंसर 1 2 4 देगा वो। ठीक है, 1 2 3 4 देगा। अगर मैं इसी में इस प्रिंट को यहाँ लिख दूं तो क्या करेगा, तब ये इस कंडीशन में 5 को भी प्रिंट करेगा। कुछ इस तरह के आएंगे आपके पास आउटपुट। तो चलिए हम रन करा के दिखा देते हैं आपको। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये आया। 5 तक क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो काम हो रहा है, ये वैल्यू आई में आ रही है, 1 आई की वैल्यू जैसी ही 1 हो रही तो पहले वो प्रिंट कर दे रहा है, यहाँ पर 1 प्रिंट कर दे रहा है। 2 आया तो 2 को प्रिंट कर दिया उसने। जैसे आई की वैल्यू 3 हुई तो 3 को पहले प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद ना ये चेक कर रहा है कि आई की वैल्यू 5 की इक्वल है या नहीं है। अगर है तो वो ब्रेक करेगा, नहीं है तो नहीं ब्रेक करेगा। वो इसी तरह 3 को भी, 4
ठीक है। अब 5 भी देगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर i की वैल्यू 5 हुई और फिर प्रिंट पहले कर रहा है, यानी 5 पहले आएगा, प्रिंट करेगा, उसके बाद चेक करेगा i की वैल्यू 5 है, तब वहां से वो ब्रेक कर दे रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा ब्रेक की स्टेटमेंट भी। अब हम चलते हैं पास की ओर, पास स्टेटमेंट। ओके, ये हमारा पास स्टेटमेंट है। पास स्टेटमेंट में नल स्टेटमेंट होता है। जो हमारा पास स्टेटमेंट है इसमें नल स्टेटमेंट होता है जब पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। जब ये पास, जो सिंटेक्स इसमें मैं दिखाऊंगा अभी, जब पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है तब कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जैसे कि ये मेरा सिंटेक्स है, हम एक प्रोग्राम को देख लेते हैं, एक एग्जांपल को। इस एग्जांपल को देखिए, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों को नया एग्जांपल बताऊंगा। फिलहाल इसको कमेंट कर देते हैं इतना, और एक लाइन को मैं दिखाता हूँ। यहाँ जैसे कि एक क्लास बनाते हैं, आप जावा में भी क्लास बनाते थे और पाइथन में भी क्लास बना सकते हो। ठीक है, तो क्लास बनाते समय अगर हमें कुछ कंटेंट नहीं, मतलब अभी नहीं आ रहा है या अभी नहीं देना है, तो हम वहाँ पर पास दे देते, पास स्टेटमेंट लगा देते। जैसे ही पास स्टेटमेंट लगाते हैं तो उसको वो क्या करता है, वो पास कर देता है, उस लाइन को वो एग्जीक्यूट नहीं करता। जैसे कि इसको रन कराएंगे, देखिए आपके सामने कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, यानी कि इसने पास कर दिया किस चीज़ को, क्लास ए को, क्लास ए को पास कर दिया। इसी तरह अगर पूरे इस प्रोग्राम को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है डिफ, FUNC, फंक नाम का एक फंक्शन बनाया है, उसको भी मैंने पास कर दिया। अब फंक के अंदर कितनी भी वैल्यू दे, 10 20 50 जो भी वैल्यू दे, 20 30 40 भी, कितनी भी वैल्यू दे, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने फंक्शन को ही पास कर दिया। फंक्शन को पास कर दिया तो कॉल कराने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो वो सिर्फ क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा, सिर्फ प्रिंट इस चीज़ को ही एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि फंक्शन को तो उसने पास कर दिया। तो यहाँ पर हेलो वर्ड आ जाएगा, रन करा के दिखा देते हैं आपको। देखिए हेलो वर्ड आ गया, तो आप समझ गए होंगे। चलिए, अगर